हेलो इन्वेस्टर्स। केन्स टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ है और कई इन्वेस्टर्स इसमें फंसे हुए हैं। तो आज हम केन्स पर बात करेंगे, क्या दिक्कतें चल रही हैं यहाँ और इसका फ्यूचर कैसा दिख रहा है। पर इससे पहले हम स्टार्ट करें, एज अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो किसी भी तरह से केन्स पर बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके साथ ही चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो केन्स की दिक्कतें शुरू तब हुई थीं जब कोटक ने केन्स पर रिपोर्ट निकाली थी कि यहाँ अकाउंटिंग में मिसमैचेस हैं और रिपोर्टिंग में इश्यूज हैं। उसके बाद से केन्स काफ़ी करेक्ट होता आया है। अब वैसे तो इतने बड़े बिजनेस में ऐसे कॉरपोरेट गवर्नेंस इश्यूज या अकाउंटिंग लैप्सेस होने ही नहीं चाहिए, पर अब हुए हैं तो उस पर हम क्या ही बोले। खैर, जो हो गया उस पर हम लोग नहीं बात करेंगे। पर यहाँ आपको एक चीज़ समझनी ये है कि ये रिपोर्टिंग इश्यूज आए, थोड़ा बहुत मार्केट एडजस्ट करता है, पर तब नहीं जब कोई बिजनेस इतने हाई, इतने प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा हो। केन्स हमेशा से प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड करता आया है। आप देखोगे ये 150 के पीई पर ट्रेड करता था। पर जब कोई बिजनेस इतने ज़्यादा पीई पर ट्रेड करता है, तो मार्केट उससे बहुत परफेक्शन एक्सपेक्ट करता है कि वहाँ पर बहुत कंसिस्टेंसी रहेगी, ग्रोथ रेट्स मेंटेन रहेंगे और कोई दिक्कतें नहीं आएँगी। और फिर केन्स में जब ये इश्यूज़ सामने आए, तो मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिवली रिएक्ट किया। इसे हम पीई डी-रेटिंग बोलते हैं। अभी केन्स 150 के पीई से 60-65 के पीई पर आ गया है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या मार्केट केन्स को फिर से 150 का पीई देगा? मुझे नहीं लगता है। बिकॉज़ उस समय एक अलग ट्रेंड था, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज़्म था बिज़नेस को लेकर। पर अब मार्केट कई सारी अलग-अलग दिक्कतें सामने देख रहा है, जो पहले इग्नोर कर रहा था। यहाँ पर मैं एक और चीज़ पर बात करना चाहूँगा कि ये सब करेक्शन जो केन्स में हमें देखने को मिल रहा है, ये कोई भी इन्वेस्टर आराम से प्रिडिक्ट कर सकता था। हम तो कई बार इस दौरान अपनी सिंपली स्टॉक्स कम्युनिटी में वैल्यूएशन कंसर्न्स फ्लैग करते आए थे ईएमएस प्लेयर्स को लेकर। पर रिटेल इन्वेस्टर्स बिज़नेसेस को ट्रैक करते नहीं हैं, वो तो इनमें बैठे रहते हैं। ना उन्होंने अपनी एग्ज़िट स्ट्रैटेजी प्लान की थी कि इतना वैल्यूएशन हो गया है, और ना जब दिक्कतें सामने आने लगीं, अपनी उन्होंने कॉल ली और उन्होंने अपने सारे प्रॉफ़िट्स गँवा दिए, वरना उन्होंने और खरीदा तो और लॉस खाया। पर हाँ, ये भी एक बात है कि एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि इतने सारे बिज़नेसेस को वो ट्रैक कर पाए, उन्हें समझे, कहाँ रिस्क्स बन रहे हैं, कहाँ अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स सब मिस कर देते हैं। तो इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहां हम 150 से ज़्यादा अच्छे-अच्छे बिज़नेसेस को आपके लिए क्लोज़ली ट्रैक करते हैं। उनके बिज़नेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आए हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। इसके अलावा हम समय-समय पर अलग-अलग सेक्टर्स पर वेबिनार्स और वर्कशॉप्स भी करते हैं, जो कम्युनिटी मेंबर्स के लिए एकदम फ्री रहती हैं। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। हाँ, लेकिन हम किसी भी स्टॉक पर बाय सेल कॉल्स नहीं देते हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। हमारा पर्पज़ यहाँ आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ सही और पूरी इन्फॉर्मेशन देना है बिज़नेसेस पर। और याद रहे, ये एक पेड कम्युनिटी है और इसमें 2 प्लान्स हैं। ₹6000 का 6 महीने के लिए और ₹10,000 का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपका महीने का रेट ₹1000 पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस ₹850 पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना आप नीचे दिए हुए लिंक से हमें कॉन्टैक्ट करके ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, वापस से अब हम अपने डिस्कशन पर आते हैं। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस या अकाउंटिंग लैप्सेस के साथ-साथ केन्स में वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो की भी दिक्कतें चल रही हैं। ये अलग-अलग सेक्टर्स में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज देते हैं। इसमें स्मार्ट मीटर्स इनका अच्छा खासा बड़ा सेगमेंट है। अब स्मार्ट मीटर सेक्टर काम ऐसे करता है कि एक बार आपने प्रोडक्ट बनाकर, लगाकर दे दिया, उसका मेंटेनेंस वर्क भी 7 से 10 सालों तक रहता है। इस मॉडल के चलते कंपनीज का रेवेन्यू बाइफरकेटेड रहता है। कुछ तुरंत आ जाएगा और बाकी अगले सालों के लिए डिफर हो जाएगा, जिसमें आप स्पेयर सप्लाई करने पड़ सकते हैं, आपको मेंटेनेंस देखनी पड़ सकती है। तो केन्स ने स्मार्ट मीटर तो सप्लाई करके दे दिए, पर उस काम की पेमेंट आने में समय लगेगा। अब यही वर्किंग कैपिटल या कैश फ्लो इश्यूज सामने आ रहे हैं, जिनको मार्केट पहले इग्नोर करता था। हालांकि कंपनी इसको ठीक करने के लिए बिल डिस्काउंटिंग पर फोकस कर रही है और ये अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं
कि इन्हें अब सर्विस मॉडल से निकलकर सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट तक सीमित रहना है। पर मोटा-माटन ये एक दिक्कत है और स्मार्ट मीटरिंग तो बस एक पार्ट है वर्किंग कैपिटल इश्यूज़ का। इनके अन्य कस्टमर्स भी देरी से पेमेंट्स कर रहे हैं और इन्हें पैसे रिकवर करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तभी आप देखोगे कि कैसे वर्किंग कैपिटल डेज़ और रिसीवेबल डेज़ बढ़कर 140 तक चले गए हैं लगभग। इसमें Q4 के लिए इन्वेंट्री बिल्डअप का भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि मार्च क्वार्टर इनके लिए बड़ा होता है, तो ये पहले से रॉ मटेरियल खरीद कर रख लेते हैं कि टाइमली प्रोडक्शन हो पाए। पर उसको अगर हम लोग हटा भी दें, तो भी वर्किंग कैपिटल इश्यूज़ हैं। खैर, अभी हम समराइज़ करें एक बार आपको, तो हमने देखा कि पहली दिक्कत थी अकाउंटिंग लैप्सेस, रिपोर्टिंग और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। उसके बाद वर्किंग कैपिटल इश्यूज़ सामने आ रहे हैं। इसके अलावा बिज़नेस में स्लोडाउन भी आया है। स्मार्ट मीटरिंग के साथ-साथ कवच भी ज़रूरी सेगमेंट है केन्स के लिए, यहाँ पर काम डिले हुआ है। मैनेजमेंट का कहना है कि ये लोग और समय ले रहे हैं प्रोडक्ट को बेहतर करने के लिए और इसको ये लोग अगले साल शिप करेंगे। पर मोटा-माटम जो सामने दिख रहा है, वो है कि काम डिले हुआ है। इस वजह से इन्होंने इस साल का अपना सेल्स टारगेट भी कम किया है, तो वो एक अलग दिक्कत है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। पिछले साल भी मैनेजमेंट ने अपनी गाइडेंस डाउनवर्ड रिवाइज़ करी थी। इनका 3000 करोड़ सेल्स का टारगेट था, जो इन्होंने कम करके लगभग 2700 करोड़ कर दिया था। इस साल की पहले गाइडेंस इन्होंने 4400 करोड़ के आसपास सेल्स की दी थी, जो अब कम करके ये 4000 या 4100 करोड़ पर ले आए हैं। मार्केट एक-आध बार कुछ चीज़ें नज़रअंदाज कर देता है, पर अगर आपको वो सेम पैटर्न दिख रहा है, तो उसमें ओवर टाइम कंपनी को प्रीमियम वैल्यूएशन मिलना बंद हो जाएगा। बिकॉज़ एसेंशियली होता क्या है कि जब आपने अपना सेल्स गाइडेंस रिड्यूस किया, तो जिस रेट से आपका बिज़नेस ग्रो कर रहा था, वो ग्रोथ रेट कम हो गया है और ये स्लोडाउन का रिस्क अब आगे भी बना रहेगा। गेन्स के लिए ये रिस्क है, क्योंकि क्लाइंट्स कई बार अपने एंड से ऑर्डर्स डिले कर देते हैं। इसको आप ऐसे समझो कि मान लेते हैं केन्स किसी मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी के लिए ईएमएस का काम कर रहा है। अब उधर अगर इनके क्लाइंट को प्रोडक्शन में कुछ दिक्कतें आ रही हैं या उनका काम धीरे चल रहा है, तो वो अपने एंड से ऑर्डर डिले कर देते हैं और इन्होंने केन्स से पीसीबीज़ मान लेते हैं परचेज़ नहीं किए, तो वहाँ पर केन्स की सेल्स में हिट आएगा। ये भी एक इश्यू है कि एंड यूज़र्स कई बार ऑर्डर्स रीशेड्यूल कर देते हैं। अब इसे आप Q4 और वॉर के कॉन्टेक्स्ट में देखो, वैसे तो केन्स का एक्सपोर्ट से इतना कुछ खास कंट्रीब्यूशन है नहीं या उतनी सेल्स आती नहीं है, पर अगर इनका एंड कस्टमर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिज़नेस है या मान लेते हैं कि वो पार्ट्स इंपोर्ट करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और वॉर की वजह से सप्लाई चेन इश्यूज़ हैं और उनका प्रोडक्शन रुका हुआ है, तो इनडायरेक्टली केन्स में भी हमें स्लोडाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि वो अपनी तरफ से ऑर्डर्स डिले कर देंगे पीसीबी वगैरह के। तो वो एक रिस्क प्ले आउट हो सकता है, बिकॉज़ केन्स का लगभग 40% बिज़नेस सिर्फ क्वार्टर 4 में आता है। अभी तो मैनेजमेंट ने इस साल 4000 करोड़ सेल्स का अपना टारगेट इंटैक्ट रखा है, पर अगर हम इस मार्च क्वार्टर में सप्लाई चेन इश्यूज़ देखते हैं और क्योंकि मार्च सबसे बड़ा क्वार्टर भी है इनके लिए, तो जो केन्स ने अपना टारगेट कम करके नया दिया था इस साल के लिए, वो भी शायद ये दोबारा से पूरा ना कर पाएँ। तो ये भी एक इश्यू है। खैर, समय के साथ मैनेजमेंट ने ये नैरेटिव भी थोड़ा चेंज किया है, जो पर्सनली मुझे केन्स में दिखता है। अब नैरेटिव बदल कर ऑर्डर बुक पर आ गया है कि ऑर्डर बुक तो हमारी 50% के रेट से ग्रो कर रही है। सेल्स के लिए इन्होंने 2 साल बाद के लिए लगभग $1 बिलियन का अनुमान दिया है, जो कि आपकी 40 से 45% की सेल्स ग्रोथ बनती है। ऑल्दो ऑर्डर बुक ग्रोथ अभी 50% है, पर ऐसे हो सकता है कि आपकी सेल्स ग्रोथ ऑर्डर बुक ग्रोथ से पीछे ही चले। हमें यहाँ ऑर्डर बुक ग्रोथ इनके लिए अब और एग्जीक्यूशन दोनों को क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा या ट्रैक करना पड़ेगा। बाकी वैसे इनकी और कैपेसिटी आ रही है, तो स्कोप वाइज अच्छा है, पर केन्स में अब एग्जीक्यूशन रिस्क है, जो हम लोग अब तक इग्नोर करते आ रहे थे। अभी आपको 60-65 के पीई पर एक 40-45% टाइप ग्रोथ बिजनेस मिल रहा है। वैसे तो ईएमएस के नज़रिए से बहुत अच्छा लगेगा,
बिज़नेस आपको इतने करेक्शन के बाद। पर इसमें ना बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं और हमको पर्सनली उतनी क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी भी अभी नहीं दिख रही है इस बिज़नेस में। आपको 60-65 के पीई पर बेहतर बिज़नेसेस मिल जाएँगे, जहाँ पर आपको इतने सारे इश्यूज़ नहीं देखने को मिलेंगे, कैश फ्लो का या कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। और अभी एंड यूज़र प्रॉब्लम की वजह से हमें और रिस्क भी प्ले आउट होते हुए दिख सकते हैं। और 60-65 पीई इतने करेक्शन के बाद भी कोई बहुत सस्ता वैल्यूएशन है नहीं। आप यहाँ से कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप हमें अपने लाइक्स और इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करोगे, तो हमें और मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए ऐसे और अच्छे-अच्छे एनालिसिस हर हफ्ते ला पाएँगे। तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।